नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारी विशेष मेहमान हैं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी। 21 मार्च 1978 को मुंबई में जन्मी रानी मुखर्जी 40 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अपने 16 साल के अब तक के फिल्मी करियर में रानी मुखर्जी ने तमाम हिट फिल्में दी हैं। इनमें कुछ कुछ होता है, गुलाम, युवा, साथिया, ब्लैक, बंटी और बबली, हम तुम, चलते चलते, कभी अलविदा ना कहना और नो वन किल्ड जेसिका हैं। मुखर्जी फिल्मों में चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। बंगाली पृष्ठभूमि से आने वाली 34 वर्षीय रानी मुखर्जी का परिवार भी फिल्मी दुनिया से ही जुड़ा रहा है। रानी की मां कृष्णा प्लेबैक सिंगर रही हैं, तो वहीं इनके पिता राम फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। ओडिशी डांसर रानी के पिता एक समय नहीं चाहते थे कि ये फिल्मी दुनिया में जाएं, लेकिन इसके बावजूद रानी फिल्मी दुनिया में आईं और बॉलीवुड में अपना खास मुकाम बनाया। आज हम रानी मुखर्जी से इनके फिल्मी करियर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पड़ताल एक मुलाकात में जी। आप अय्या फिल्म में आने वाली हैं जी। किस तरह का किरदार है इस फिल्म में आपका? बहुत ही सिंपल लड़की है। वो पुणे में रहती है अपने परिवार के साथ। पुणे में एक, जैसे हम कहते हैं कि मिडिल क्लास परिवार, वो घराने से है और बहुत ही सिंपल लड़की है जो अपने माता पिता के कहन पे सब कुछ करती है। बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो बहुत सारे सपने देखती है और ऐसे सपने जैसे कि आप भी देख के चौंक जाएंगे कि बहुत ही लार्जर देन लाइफ सपने हैं। और वो सब चीज़ें जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाती है, एज मीनाक्षी देशपांडे, उनका नाम है मीनाक्षी देशपांडे, जो अपने जीवन में जो जो चीज़ें वो नहीं कर पाती है, जो जो चीज़ें वो करना चाहती है, वो अपने सपनों में करती है। जैसे कि वो हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन वो अपने असल ज़िंदगी में नहीं बन सकती, तो वो फिल्म में सपने देखती है और वहाँ पे वो देखती है कि मतलब गाने में प्रार्थना करती है कि हीरोइन मुझे बना देना, $1.25 चढ़ाऊंगी बदले में। तो इस तरीके से उसके सब भगवान को भी आप रिश्वत देने की कोशिश की हैं सपने में और बेसिकली वो एक ऐसी लड़की है जो अपने बलबूते पे मतलब चलना चाहती है। बहुत ही ब्रेव लड़की है। अब वो नहीं चाहती कि उनके माता पिता उनके लिए वर चुने, वो चाहती है कि वो खुद अपना लाइफ पार्टनर चुने। अय्या का मतलब क्या है? अय्या का मतलब है मराठी में जितनी लड़कियां हैं, जितनी औरतें हैं, वो कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले वो अय्या इश अगबाई का शब्द जो है वो इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर उन्हें कहना है कि ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, तो बोलेंगे अय्या ये दृश्य कितना खूबसूरत है। और अगर एकदम चाहते हैं बोलते हैं, तो ये जिस तरह साउथ में अय्यो बोलते हैं, वैसे ही हम मतलब बंगाली में उड़ी बाबा बोलते हैं कि ओ माँ बोलते हैं कि ओ माँ दाखो की होएगा लो। तो वैसे तरह से अय्या इशा अगबाई लोग अपने भाषा में इस्तेमाल करते हैं। हाल में ही आपने एक बेहद गंभीर विषय पर फिल्म की, नो वन किल्ड जेसिका। फिर अचानक इतनी बोल्ड फिल्म? बोल्ड है ही नहीं, बहुत ही साधारण लड़की की कहानी है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मीनाक्षी देशपांडे एक बहुत ही सरल, बहुत ही स्वीट गर्ल है जो बहुत ही सिंपल तरीके से, हम बोल्ड या ब्रेव किसको कहते हैं, मतलब बोल्ड और ब्रेव दिमाग से कहते हैं ना, बोल्ड और ब्रेव दृश्य से नहीं होता है। और ये फिल्म में मीनाक्षी बहुत ही ब्रेव है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने दिल की बात सुनना चाहती है और वो कोई भी हद तक जा सकती है अपनी दिल की बात सुनने के लिए। आपकी जो फिल्म आने वाली है अय्या, इसके 2 गाने ड्रीमम वेकअपम और आगाबाई यूट्यूब पर खूब लोकप्रिय हो रहे हैं, लाखों लोग उसको हिट कर रहे हैं। जी। आप खुद सबसे ज्यादा करीब किस गाने के पास? एक्चुअली दोनों ही गाने बहुत खास है। और जो एक दूसरा गाना है $1.25 चढ़ाऊंगी बदले में, वो एक लावनी गाना है। मैंने लावनी पहली बार किया है उस गाने में। और आगाबाई में मैंने बेली डांसिंग की है। मैं खुद एक ट्रेन क्लासिकल डांसर हूँ, तो मुझे कोई भी डांस फॉर्म अडेप्ट करने में ज़्यादा परेशानी या मुश्किलात नहीं आती है। लेकिन जब मुझे वैभवी मर्चेंट जो इस फिल्म की कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझसे कहा कि ये गाने में हम आपसे बेली डांसिंग कराएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, कि इतने दिन बाद मुझे एक ऐसा डांस फॉर्म सीखने को मिलेगा जो मैंने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है। और बेली डांसिंग एक इस तरह का डांस फॉर्म है जो बहुत ही कठिन है। वो सिर्फ आपका जो पेट है वही हिलता है,
बाकी शरीर नहीं हिलता, सिर्फ पेट हिलता है और पेट का जितना मसल है उसको आपको हिलाना पड़ता है। तो बहुत ही कोर मसल्स के साथ वो डांस होता है और मैंने बहुत परिश्रम किया। एक लड़की है मेहर करके जो दिल्ली में बेली डांसिंग सिखाती है, वो आई थी बॉम्बे 3 महीने के लिए मुझे सिखाने बेली डांसिंग, और मैंने बाकायदा सीखा। और आज मेहर ने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया है कि आई एम एन ऑफिशियल बेली डांसर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर फिल्म से मैं एक नई चीज़ सीखूं। और ड्रीमम वेकअपम के बारे में ये कहूँगी कि एक बहुत ही रोमांचक गाना है, बहुत ही फन गाना है, क्योंकि ये जो लड़की है वो एक तमिल लड़के के प्यार में पड़ जाती है फिल्म में, उसकी खुशबू की वजह से। और उनका एक टीचर है पकड़ा पांडी, जो एक 13-14 साल का लड़का है, और उसे बोलता है कि दीदी अगर आपको तमिल सीखना है लैंग्वेज तो आप रात को मिडनाइट मसाला देखिए 12 बजे, तो आपको तमिल सीखने में आसानी हो जाएगी। तो ये मीनाक्षी देशपांडे जो इतनी मतलब फिल्मों के बारे में वो बहुत इंस्पायर्ड है हिंदी फिल्म से। वो माधुरी दीक्षित को सपने में देखती है, अपने आप को माधुरी दीक्षित के गाने गाते हुए देखती है, श्रीदेवी के गाने गाते हुए देखती है, जूही जी के गाने मतलब गाते हुए देखती है। तो यहाँ पे वो तमिल मतलब चैनल खोलती है, तमिल चैनल आता है, तो वो देखती है कि एक तमिल गाना, और वो कहती है कि अरे बाप रे ऐसा है और ऐसा सीखना है। तो वो उस गाने में घुस जाती है, अपने ख्यालों में निकल जाती है, और अपने आप को, और सूर्या जो इस फिल्म का हीरो है पृथ्वीराज, वो उन दोनों अपने आप को और पृथ्वी को उस जोन में देखती है जो कि एक पूरा तमिल गाने का एक फील है, और वहाँ से ड्रीमम वेकअपम शुरू हो जाता है। और ड्रीमम वेकअपम जो है, जो शब्द है, वो एक्चुअली हम चाहते थे कि क्योंकि मीनाक्षी को तमिल नहीं आता और वो तमिल बोलना चाहती है, तो वर्ड्स होंगे हिंदी के, वर्ड्स होंगे इंग्लिश के, लेकिन उसमें सिर्फ एक आना चाहिए, जैसे कि तमिल में होता है। तो ड्रीम हो जाता है ड्रीमम, और वेकअप हो जाता है वेकअपम, और क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है क्रिटिकल कंडीशनम। तो इस तरह से गाना मतलब लिखा गया है। इस फिल्म में आपका एक डायलॉग है, गोरे लोग नहीं मुझे काले लोग पसंद हैं, काफ़ी हिट हुआ। हमारे दर्शकों के लिए एक बार बोलकर सुनाइए अपनी खास अंदाज में। वो इस तरह से कहती है कि पकड़ा पांडे मुझे ये कहिए कि ये तमिल में कैसे कहते हैं, मुझे गोरे लोग नहीं काले लोग पसंद हैं। जी बिल्कुल, और काफ़ी हिट हो रहा है। जी, आप मानने को तैयार नहीं हैं कि अय्या फिल्म बोल्ड है, लेकिन नहीं बोल्ड है, नहीं बोल्ड है, लेकिन मीनाक्षी देशपांडे का जो कैरेक्टर है, मैं ये समझती हूँ कि बोल्ड हमेशा शारीरिक चीज़ से बोल्ड नहीं होता, बोल्ड होता है अपने दिमाग से, अपने बलबूते से। जैसे कि जेसिका में जो मेरा रोल था वो काफ़ी बोल्ड था, एक बोल्ड लड़की की कहानी, एक बोल्ड जर्नलिस्ट की कहानी। और इस फिल्म में भी जो मीनाक्षी देशपांडे एक साधारण परिवार से आती है, एक मध्यवित्त परिवार से आती है, वो अपने दिमाग से काफ़ी बोल्ड है। आगे आपकी कौन सी फिल्में आने वाली हैं? इसके बाद आ रही है तलाश, जो आमिर खान के साथ है, वो नवंबर के एंड में आ रही है। 2013 में कुछ नई फिल्में? नहीं, अब तक तो कोई मुझे ऐसी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी है जो मैं करना पसंद करूँगी, लेकिन मैं स्क्रिप्ट्स देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अगर कोई ऐसी फिल्म आ जाए अय्या और तलाश की तरह तो ज़रूर करूँगी। कहते हैं कि आपका प्लान हो सकता है शादी का हो, इस वजह से आप 2013 में कोई फिल्में साइन नहीं कर रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी की बात तो कुछ 4-5 सालों से मतलब जर्नलिस्ट लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से दिन में होगी, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन, मृत्यु और शादी हमारे हाथ में लिखा नहीं रहता। जिस तरह से हम अभी अपनी मृत्यु प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि कल जाके मेरी मृत्यु होने वाली है, वैसे ही मैं नहीं कह सकती कि शादी कब होगी। जिस दिन लिखा होगा उसी दिन हो जाएगी। कुछ तो माइंड सेट होगा? नहीं, मैं इन सब चीज़ों में कुछ माइंड सेट करती नहीं हूँ। मैं माइंड सेट उसी चीज़ में करती हूँ जैसे कि मेरी फिल्म है, उसमें मुझे माइंड सेट करना पड़ता है। किस तरह की फिल्म मैं करती हूँ वो मैं माइंड सेट करती हूँ। लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जो प्लानिंग के साथ होती नहीं है, वो जब होना होता है वो हो ही जाता है। चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। हाँ। बिलीव करती हैं इस बात में? जी, मतलब डेस्टिनी पे बहुत मैं बिलीव करती हूँ, और मुझे पता है कि लोग या कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन जिस दिन लिखा होता है उसी दिन होना होता है। आपकी खास तरह की आवाज़ दर्शकों को खूब पसंद आती है, कभी महसूस हुआ आपको? जी, महसूस अभी होता है, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे चेहरे से अगर लोग नहीं पहचान पाए तो मेरी आवाज़ से ज़रूर पहचान लेते हैं। मुझे लगता है कि जब आप टीवी स्क्रीन पर आती होंगी किसी ऐड में, तो चेहरा ना देखें लेकिन आवाज़ से पहचान लिया जाता है कि ये रानी मुखर्जी हैं। जी। किसी ने कॉम्प्लीमेंट्स दिया? मेरे बहुत सारे फैंस कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अलग है आवाज़,
लेकिन अभी आवाज़ बुलंद हो गई है, तो जाहिर है कि अच्छा ही लगता है जब दर्शक मिलते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो अच्छा ही लगता है। आपकी पहली फिल्म आई थी 1996 में, राजा की आएगी बारात। तब से लेकर अब तक का आपका सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? बहुत ही एक्साइटिंग रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे 17 साल के करियर में मैंने कुछ 50 फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म एक दूसरे से बहुत मतलब अलग रही है। और मेरे हर किरदार में आप एक मॉडर्न इंडियन लड़की को पाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो हिंदुस्तान की जितनी सारी लड़कियाँ हैं उनमें एक खासियत है, और मैं अपने हर किरदार में मैं एक हिंदुस्तानी लड़की की एक झलक देना चाहती हूँ पूरी दुनिया को। जैसे कि आप देखे होंगे ब्लैक में या साथिया में, या अभी मीनाक्षी देशपांडे का कैरेक्टर अय्या में, या मीरा गेती का कैरेक्टर है दिल बोले हड़ीपा में जो कैरेक्टर था, कभी अलविदा कहना, हम तुम, साथिया, युवा, मतलब हर किरदार में मैं ये चाहती हूँ, बंटी बबली में जो बबली का किरदार था, हर किरदार में मैं ये चाहती हूँ कि कैसी भी तरह एक हिंदुस्तानी लड़की, जिस तरह की विभिन्न तरीके की हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां होती है, औरतें होती हैं, मैं उनका एक पहलू मैं स्क्रीन पे लेके आना मैं समझती हूँ कि बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इतना कुछ है हमारे हिंदुस्तान में, इतनी सारी महिलाएं हैं जो स्ट्रॉन्ग है, जो बोल्ड है, जो अपनी कहानी बताना चाहते हैं। तो अपने किरदार से मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हर फिल्म में एक वो कहानी दर्शक तक पहुँचे। 1998 में आपकी एक फिल्म आई थी आमिर खान के साथ, गुलाम। जी। इस फिल्म का एक गाना था आती क्या खंडाला। इस गाने ने आपको खंडाला गर्ल के रूप में फेमस कर दिया। जी। जगह जगह आप इसी नाम से पुकारी जाने लगी। जी, मेरी पहली बहुत बड़ी फिल्म थी, एक बहुत बड़े मतलब कलाकार के साथ, आमिर खान, जिनकी फ़ैन मैं खुद रह चुकी हूँ, और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। और जी, वो गाना बहुत पॉपुलर हो गया था, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने खंडाला से और काफ़ी जर्नी मैंने तय कर ली, सिर्फ मैं खंडाला तक ही नहीं सीमित रही। रानी, बंगाली अभिनेत्रियों का बॉलीवुड में काफ़ी दबदबा है। आखिर क्या कारण है बंगाली जादू का कि इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बॉलीवुड में खास मुकाम बनाया है बंगाली अभिनेत्रियों ने? आई थिंक बंगाली लड़कियां, मैं ये कहूँगी कि वो चावल और मच्छी खाती है, तो उनके बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, आंखें अच्छी होती है, और जैसे कि मेरी आवाज़ अलग है, खूबसूरत होते हैं और बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं। एक्टिंग भी अच्छी होती है। शायद, हाँ। आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि जब भी फिल्में आती हैं तो उसकी खूब मार्केटिंग की जाए। जी। कितना पसंद है आपको यह तौर तरीका? आजकल एक नेसेसरी ईविल हो गया है, क्योंकि जैसे कि हम बहुत मेहनत करते हैं अपने फिल्म में, और जब ये टाइम आता है प्रमोशन करने का या प्रचार करने का, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आज जिस तरह से विभिन्न तरह के चैनल्स हैं, विभिन्न तरह के जर्नलिस्ट हैं, कितने सारे नेटवर्क्स हैं, कितना सारा कंपटीशन है, तो उसमें अगर आपको अपनी फ़िल्म के बारे में लोगों तक एक मैसेज पहुंचानी है कि मेरी फ़िल्म आ रही है, प्लीज़ मेरी फ़िल्म जाके देखिए, तो वो प्रचार करना ही पड़ता है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, मुझे ये चाहिए कि मेरे जितने दर्शक हैं, मेरे जितने प्रशंसक हैं, उन्हें पता चले कि मेरी एक फ़िल्म आ रही है। ये नहीं कि मैंने फ़िल्म कर दी, इतनी मेहनत कर दी, और उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चला कि एक फ़िल्म आ रही है मेरी, तो उस वजह से प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मार्केटिंग के तरीकों को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, जिस तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस तरीके नए नए ढूंढने लगते हैं प्रचार के। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार यह कह दिया कि वे कोई सेल्समैन नहीं हैं कि अपनी फिल्मों की मार्केटिंग करें। नहीं, अभी एक्चुअली जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हर वक्त के साथ साथ हर चीज़ें मतलब बदलती है, चेंज इज़ कांस्टेंट। मतलब हर बार हम ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ यही ट्रेंड रहेगा, लेकिन ट्रेंड हमेशा बदलता है, और वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो हमें एक जब भी एक चेंज होता है, हमें उसके साथ ही चलना पड़ता है। जैसे कि मैं ये समझती हूँ कि जिस दौर में जो युवा पीढ़ी थी, जिसने कुछ कुछ होता है देखा, वो आज युवा पीढ़ी नहीं है, वो आज मतलब बड़े हो गए हैं। तो हर
एक डेकेड के बाद एक ऐसा फेज़ आता है, और वो फिल्मों में ही नहीं, लेकिन जो फिल्में देख रहे हैं वो ऑडियंस में भी एक चेंज आता है कि हम किस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं। उसी तरह मीडिया भी बदलती है, और एक ट्रेंड को मदद करने के लिए हमें उसका साथ देना पड़ता है। जी बिल्कुल, परिवर्तन संसार का नियम है। रानी, आपने तमाम भूमिकाएं की हैं फिल्मों में, लेकिन अभी ऐसी कौन सी भूमिका आप नहीं कर पाई हैं जिसे आप करना चाहेंगी? कौन सी भूमिका आपके दिल के बेहद करीब है? एज एन एक्टर मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे एक स्क्रिप्ट जब कोई लेकर आए, एक निर्देशक, तो मैं बहुत एक्साइट हो जाऊँ। क्योंकि जब ब्लैक लेकर संजय लीला बंसाली मेरे पास आए थे, तब मैं चौंक गई थी, और अच्छा मैंने चौंका था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, बाप रे, ये ऐसी फिल्म कोई लिख सकता है, कोई सोच सकता है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जीवन में लोग मेरे पास ऐसी कहानी लेकर आए, या ऐसी कहानी या कैरेक्टर लेकर आए जिसे देखकर मैं उसे बेंचमार्क मतलब बना सकूं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हिंदी फिल्मों की चमकती अभिनेत्री रानी मुखर्जी से बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री रानी मुखर्जी से। आपके दिल की ख्वाहिश क्या है कि किस तरह भारतीय दर्शक किस रूप में आपको याद रखें? एक बहुत अच्छी अभिनेत्री, और एक कंप्लीट, जो बोलते हैं ना वुमन, वैसे परफेक्ट लेडी, कंप्लीट वुमन, जो कि अपना जो पारिवारिक जीवन है और जो प्रोफेशनल जीवन है उसमें एक अच्छे बैलेंस करते हुए जिंदगी बिताए। जी, सुना है बचपन में आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि आप फिल्मों में आएं, फिर भी आप आईं? जी, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं मतलब हीरोइन बनूं, क्योंकि मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन देवश्री रॉय, वो कलकत्ता में बहुत बड़ी मतलब अभिनेत्री है, और डैडी क्योंकि खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं, जैसे कि हर पिता चाहते कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हुए चले, और उनको उस समय ऐसा लगा था कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक पिता का हमेशा एक ऐसा नज़रिया रहता है कि अपनी बेटी को वो संभाल के चले, क्योंकि मतलब बेटियों की जो मतलब नाजुक जो हार्ट होता है, जो दिल है, वो कभी नहीं टूटे। लेकिन पिता है, उनका मतलब इमोशन जाहिर है, लेकिन मेरी मम्मी जो है बंगाली टाइग्रेस है, वो उनको कभी नहीं लगा कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। उन्हें मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस था, और वो चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और इसलिए मेरी जो पहली फिल्म है मैंने मेरी मम्मी की वजह से किया, इसलिए किया कि उन्होंने मुझे कहा। लेकिन मैं उनके बहुत मैं आभारी हूँ कि अगर मेरी मम्मी ने मुझे नहीं कहा होता तो आज शायद मैं अभिनेत्री नहीं होती। बड़े पर्दे के सितारे टीवी शोज की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्यों मजबूर होते हैं बड़े पर्दे के सितारे छोटे पर्दे की तरफ रुख करने का? मेरे ख्याल से वो मजबूरी में नहीं करते हैं, एक बहुत एक अच्छा एक वातावरण होता है टीवी पे, और टीवी के ज़रिए लोग सबके घरों में और दिलों में पहुंच भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग हैं जो शायद टिकट काट के फिल्म थिएटर नहीं जाते फिल्म देखने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक फिल्मों के अलावा एक कुछ और जो इंटरेस्टिंग हो वो अगर करने को मिले, और मेरा जो मतलब नज़रिया है कि टीवी के शो के ज़रिए आप अपने फैंस के साथ आपको मिलने का मौका मिलता है। जैसे कि आप कोई भी बड़े अभिनेता या अभिनेत्री देख लीजिए, वो टीवी करते हैं, जैसे कि मेरा नज़रिया कि अगर मैं टीवी करूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि टीवी के ज़रिए आप अपने आम जनता के साथ और दर्शकों के साथ आप एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि वो उस शो पे आते भी हैं, आपका एक मतलब इंटरैक्शन होता है, और वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके हिसाब से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की स्थिति है क्या दरअसल?
हमारे आज के हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी है। आई थिंक आज की जो युवा पीढ़ी है, जो मतलब आई है आज, वो महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। वो एक घिसे पिटे मतलब जो होता है ना, एक मतलब नज़रिया जो था, वो आज की युवा पीढ़ी उसमें बिलीव नहीं करती है। आज एक मतलब इक्वालिटी आ गई है एक औरत और आदमी के बीच, और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है आज, ये बहुत हमारे देश को और आगे लेके जाएगी इसी सोच के साथ। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? मैं मुंबई में ही मैं पैदा हुई हूँ, उधर ही मैंने स्कूल में पढ़ा है, मानिक जी कूपर, और जूहू में मैं रहती थी, और बहुत ही नॉर्मल मेरी अपब्रिंगिंग थी। पापा फिल्मों से थे, लेकिन जब तक मैं पैदा हुई थी तभी वो सिर्फ जो फिल्मालय स्टूडियोज़ हैं वो हैंडल कर रहे थे। और जैसे कि एक नॉर्मल परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की जैसे बड़ी होती है, मैं अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने स्कूल को लेकर बहुत ही मतलब मैंने वक्त बिताया है। और ज़्यादा फिल्में हम नहीं देखते थे। पापा नहीं चाहते थे कि घर में ज़्यादा फिल्मों का इन्फ्लुएंस हो। जैसे कि आज आप हर बच्चा ये चाहता कि वो हीरो बिना मतलब बने या हीरोइन बने, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अलग दौर था। लेकिन मैंने अपना बचपन बहुत एंजॉय किया है। जन्म आपका महाराष्ट्र में हुआ, पृष्ठभूमि बंगाली है। मैं आपको क्या कहूँ, बंगाली वाला कहूँ या मराठी मानुस? मराठी मानुस। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस भूमि से, जो जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, जिस मतलब भूमि ने मुझे हर कुछ चीज़ें दी है, जैसे कि मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जो एंटायर मेरी जो अपब्रिंगिंग है, लेकिन मेरा जो परिवार है वो बहुत ही मतलब बंगाली है। तो मैं कहूँगी कि आई एम अ गुड मिक्स, क्योंकि घर में एक बहुत ही मतलब बंगाली मतलब वातावरण है, लेकिन जहाँ मैं उठती बैठती हूँ, जहाँ मैं घूमती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, वो पूरा मतलब मराठी है। तो मैं एक बहुत अच्छा बैलेंस हूँ दोनों के बीच में। पहली बार कैमरा फेस करते समय कितनी रोमांचित थी आप? पहली बार मैं मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत मतलब आसान है। मैं खामोखा बहुत ज़्यादा सोचती थी कि ये कठिन होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक बार मैंने कैमरा फेस कर लिया तो मुझे लगा कि शायद मैं एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक मुझे फीलिंग आई अंदर में कि दिस इज़ गुड, ये मतलब अच्छी है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी से बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक मुलाकात में हमारी खास मेहमान हैं रानी मुखर्जी। आपकी तरह देश की बहुत सारी लड़कियां बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में एक असुरक्षा की भावना रहती है कि बॉलीवुड सेफ प्लेस नहीं है। आप अपने अनुभव से बताइए, हकीकत क्या है? नहीं, मैं अपने अनुभव से यही बता सकती हूँ कि इस फिल्म इंडस्ट्री के जैसे एक अच्छी जगह नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जिस दौर की बात वो कर रहे हैं वो बहुत पहले की दौर है और अभी बहुत ही सेफ है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा सिचुएशन कभी फेस नहीं किया, और ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हो। और वैसा देखा जाए तो कोई भी जगह सेफ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री तो दूर की बात है, आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस ले लीजिए, आप कोई भी जगह ले लीजिए। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री के आदमी को प्रॉब्लम हो जाएगी तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री खड़ा हो जाता है। तो एक बहुत ही एक भाईचारे का एक वातावरण है। सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और स्पेशली मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि
आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, सब इस लाइन में आना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही मतलब एक बहुत ही प्रोफेशनल वातावरण है आज। लेकिन रानी, यह भी कहा जाता है कि यदि आपके पास कोई माध्यम न हो तो फर्स्ट ब्रेक मिलना मुश्किल होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे कंपनीज या बहुत सारे बड़े बैनर्स जैसे कि यशराज है, एक्सेल एंटरटेनमेंट है, धर्मा प्रोडक्शंस है, सब चाहते हैं कि वो लोगों को लॉन्च करे, वो एक नया फेस को लॉन्च करे। मुकेश भट्ट जी तो करते आ रहे इतने सालों से, वो अभी भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को चांस भी मिलता है और ये आपके टैलेंट और आपके नसीब के ऊपर है। यदि कोई नई लड़की आपकी तरह फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहे, हीरोइन बनना चाहे, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? आई थिंक उसे एक ऐसे बैनर के पास जाना चाहिए या ऐसे कंपनी के पास जाना चाहिए जो नए लोगों को लॉन्च करने में उनका एक बैक स्टोरी हो कि यहाँ से ये नया बंदा लॉन्च हुआ है। और वैसे कंपनीज़ में अगर जाके वो अपना पोर्टफोलियो दे या एक एक्टिंग स्कूल या एक्टिंग क्लास का कोई एक कुछ दिखाए तो वहाँ से उनका कुछ हो भी सकता है। देश के बड़े से बड़े सितारे आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैं, फेसबुक, ट्विटर। आप नहीं हैं, वजह क्या है? कैसे अपने चहेते दर्शकों से या फैंस से इंटरेक्ट कर पाती हैं? बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैं करती हूँ जहाँ पे मुझे जैसे कि नेट पे भी इंटरव्यूज़ करती हूँ जहाँ पे जितने मेरे प्रशंसक हैं, मेरे फैंस हैं, वो सब लॉग इन करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो मैसेज मुझ तक पहुँचा दे। और मेरी बहुत बड़ी एक सेक्ट है रानियंस बोल के, जो मुझे बहुत चाहते हैं ओवर द वर्ल्ड। तो वो मुझे चिट्ठी लिखते हैं, वो मुझे अपनी सारी चीज़ें बताते हैं और मुझ तक उनका मैसेज पहुंच ही जाता है। और मैं इंटरव्यूज़ के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए मैं उन तक अपना प्यार पहुंचा देती हूँ। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरी माँ और मेरे मतलब पिताजी। और जीवन का लक्ष्य आपका? जीवन का लक्ष्य यही है कि आगे चलकर और भी अच्छी अच्छी फिल्में करूं और भी अच्छे किरदार करूं, जिससे मेरे जितने प्रशंसक लोग हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, वो मेरा काम देख के वाह वाह करें, मुझे और भी प्यार दें, मुझे और भी आशीर्वाद दें ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूं और आगे चल के मेरी जिस तरह की भी जीवन होती है उसमें मेरा साथ दें। आखिरी सवाल, रानी मुखर्जी अपने लिए आखिरकार करना क्या चाहती हैं, अचीव क्या करना चाहती हैं? बस एक अच्छी सी मतलब ज़िंदगी जहाँ बहुत सारा प्यार हो, खुशियाँ हो, और जैसे कि हम सब चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत Thank you. बातचीत के लिए रानी मुखर्जी। तो ये थी हिंदी फिल्मों की चमकती हुई अभिनेत्री रानी मुखर्जी, जिन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। रानी मुखर्जी ने साफ कहा कि भविष्य में वे और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण किरदारों में दिखना चाहती हैं, साथ ही वे ऐसी फिल्में करना चाहती हैं जो आम दर्शकों को खूब पसंद आएँ। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।